गैंगस्टर पर बाबा सिद्दीकी की हत्या की सुपारी देने का आरोप है, जिस गैंगस्टर पर सलमान खान को धमकी देने का आरोप है, जो गैंगस्टर लोगों की सुपारी देता फिरता था, और उसी गैंगस्टर को लेकर के क्षत्रिय करणी सेना ने सुपारी दी है। क्षत्रिय करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर इस बात का ऐलान किया, गुजरात के साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर जो भी करेगा पुलिस वाला, उसे 1,11,11,111 रुपए के इनाम की बात कही गई है। रिपोर्ट देखिए। मौत के सौदागर की सबसे बड़ी सुपारी। अंडरवर्ल्ड के नए डॉन का डेथ वारंट। 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करणी सेना द्वारा प्रदान किया जाए। गोगामेडी हत्याकांड के बदले का ऐलान। आदरणीय अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई द्वारा कराई गई थी। करणी सेना का दुश्मन नंबर 1 लॉरेंस की उल्टी गिनती शुरू। लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करो और करोड़पति बन जाओ। जी हां, लॉरेंस बिश्नोई का डेथ वारंट निकालते वक्त यही ऐलान किया है करणी सेना ने। गुजरात में क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने के लिए पुलिस कर्मियों को एक बड़े इनाम की घोषणा की है। उन्होंने खुलेआम सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के एनकाउंटर के लिए 1,11,11,111 रुपए का इनाम घोषित किया है। उनका आरोप है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई ने करवाई थी, इसलिए लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी को इतनी बड़ी इनामी राशि दी जाएगी। अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई द्वारा कराई गई थी। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करणी सेना द्वारा प्रदान किया जाए। इतना ही नहीं, राज शेखावत ने ऐलान किया कि करणी सेना उस पुलिसकर्मी की सुरक्षा का पूरा इंतजाम भी करेगी जो लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा। उन्होंने कहा कि देश के लोगों को डरने की नहीं बल्कि डर को निकाल फेंकने की जरूरत है। राज शेखावत ने यह भी बताया कि करणी सेना इतना बड़ा इनाम लॉरेंस बिश्नोई के एनकाउंटर पर क्यों देना चाहती है। दरअसल करणी सेना ये मानती है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या लॉरेंस ने ही करवाई थी, इसलिए वो चाहते हैं कि लॉरेंस का एनकाउंटर हो जाए। उनका इनाम का ऐलान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिस सुखदेव गोगामेडी की हत्या का बदला लेने के लिए करणी सेना तड़प रही है, सुखदेव उसी करणी सेना के अध्यक्ष थे। 5 दिसंबर 2023 को राजस्थान के जोधपुर में हमलावरों ने उनके घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड से पूरा राजस्थान दहल उठा था। उस वक्त सुखदेव गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। बताया गया था कि वारदात को गैंगस्टर रोहित गोदारा से जुड़े कुछ अज्ञात आरोपियों ने गोगामेडी के घर पर ही अंजाम दिया था। आरोपी पहले सुखदेव से उनके घर पर बातचीत करते रहे और फिर अचानक उन दोनों ने सुखदेव पर गोलियां बरसा दी। पूरी वारदात महज 10 मिनट में अंजाम दे दी गई। वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई थी। राजस्थान पुलिस ने हत्या के दोनों आरोपियों को पकड़ने के लिए 72 घंटे की डेडलाइन सेट की थी और उसी डेडलाइन के भीतर पुलिस ने सुखदेव सिंह गोगामेडी मर्डर केस के आरोपी दोनों शूटरों आरोपी रोहित राठौर और नितिन फौजी को चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया था। यूं तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग अपने वसूली कारोबार से करोड़ों कमाने का दावा करता है, लेकिन खुद लॉरेंस बिश्नोई भी अच्छे घर से ताल्लुक रखता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके पिता के पास 110 एकड़ जमीन है और लॉरेंस का परिवार उस पर सालाना 35 से 40 लाख रुपए खर्च करता है। NIA की एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दाऊद इब्राहिम गैंग की तर्ज पर पूरे देश में अपना आपराधिक नेटवर्क बढ़ाया। माना जाता है कि लॉरेंस गैंग में इन दिनों 700 से ज्यादा शूटर हैं, जिनमें से 300 शूटर पंजाब में एक्टिव है। इन दिनों लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के साबरमती जेल में बंद है, इसलिए करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने के लिए पुलिस वालों को इनाम देने का ऐलान किया है।
तो वहीं हरियाणा चुनाव के वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे। बीजेपी में बहुत बड़ी संख्या में नेताओं और कार्यकर्ताओं को लगता है कि इस नारे की वजह से हरियाणा में बीजेपी की अप्रत्याशित जीत हुई। और हिंदू समाज के हर वर्ग ने बीजेपी के लिए एकजुट होकर वोट किया है और अब लग रहा है कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी योगी के नारे को विनिंग फैक्टर मानकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप रिपोर्ट में देखिए। बटेंगे तो कटेंगे। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र में भी बटेंगे तो कटेंगे की गूंज सुनाई दे रही है। मुंबई के अलग अलग इलाकों में सीएम योगी के पोस्टर लगाए गए हैं, जिन पर संदेश लिखा है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। सीएम योगी ने पहली बार आगरा की एक जनसभा में ये नारा दिया था। इसके बाद उन्होंने हरियाणा की चुनावी रैलियों में कई बार इसे दोहराया। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी महाराष्ट्र में भी हरियाणा वाला दांव अपना रही है। हालांकि बीजेपी की ओर से पोस्टर को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सीएम योगी के इन पोस्टर्स को लेकर सियासत अब शुरू हो चुकी है। विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि इन पोस्टर्स के जरिए बीजेपी ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे रही है। बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। तो ऐसा है कि बटोगे तो कटोगे। आपको मालूम है कि देश जब आज़ाद हुआ और उसके बाद जो बटा देश और उसके बाद जो लोगों ने विभाजन की विभीषिका देखी, उसकी पुनरावृत्ति न हो, इसका सार और इसके मूल आत्मा यही है। डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं, जिन्होंने आज तक समाज को बांट के, समाज में नफरत फैला करके, उससे और क्या उम्मीद करोगे? जिन्होंने अंग्रेजों से सीखा हो डिवाइड एंड रूल, उससे क्या उम्मीद करोगे? मुंबई की जनता भारतीय जनता पार्टी को जवाब ऐसे देती है कि न तो बटेंगे न ही कटेंगे, तानाशाही के खिलाफ डटेंगे और अहंकार के पंख छटेंगे। क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र की जनता ये विकास चाहती है। मुंबई महाराष्ट्र की जनता आपस में मिलजुल कर रहना चाहती है। यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब रहते हैं। हर प्रांत के नागरिक यहाँ रहते हैं। तो यहाँ कोई बटता नहीं है, न तो कोई बांटता है। बटने बांटने वालों से मुंबई की जनता सावधान रहती है। हरियाणा जैसा सिनेरियो अगर नहीं होना चाहिए तो उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है। हरियाणा में हम तो चुनाव नहीं लड़े ना। जी सर। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सत्ता पर लगभग आ रही है, यही बात चल रही थी, लेकिन कांग्रेस नहीं आ रही। तो ये बात उनके लिए चिंतन की बात है। हम महाराष्ट्र की बात करेंगे, महाराष्ट्र के बारे में सोचेंगे। हरियाणा में कांग्रेस का हारना हमारे सबके लिए एक सबक है, चिंता का विषय है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे नारे का इस्तेमाल उन राज्यों में करेगी जहां अगले कुछ दिनों में चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। बीजेपी ने 99 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया, लेकिन महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अब तक पेंच फंसा हुआ है। आज एक बार फिर महाविकास अघाड़ी की बैठक हुई, लेकिन कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना यूबीटी के बीच सीटों को लेकर सहमति न बन पाने की वजह से ये पार्टियां अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर पाई हैं। हालांकि महाविकास अघाड़ी गठबंधन की पार्टियों का दावा है कि सीट शेयरिंग का मुद्दा हल कर लिया जाएगा। 25 जगहों का प्रॉब्लम है, सॉल्व हो जाएगा। सीट शेयरिंग में इस तरह का होते ही रहता है। हमारा जो इशू है वो आजकल में क्लोज होगा। नाना पटोले के बारे में आपके पास जानकारी है, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास तो नाना पटोले जी का नाम किसी ने दिया नहीं है। अगर नाना पटोले जी कांग्रेस का फेस है तो कांग्रेस ने उसको डिक्लेयर करना चाहिए। हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सीएम योगी का बटेंगे तो कटेंगे मॉडल हरियाणा में जोरदार हिट रहा था। बीजेपी की शानदार जीत हुई थी। तो क्या बीजेपी महाराष्ट्र में भी इसी नारे के साथ वापसी करने का प्लान बना रही है? फिलहाल चुनावों से पहले ये नारा महाराष्ट्र की सियासत की केंद्र में पहुंच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात विश्व कूटनीति के दी नरेंद्र मोदी शो की। दुनिया में युद्ध के बजते नगाड़ों के बीच प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति का खजान अध्याय अब शुरू हो चुका है। और इस बार ब्रिक्स में मोदी नीति की जीत कितनी बड़ी होने वाली है, इसका ट्रेलर भारत चीन एलओसी से आ गया है।
4 साल बाद पहली बार चीन एलओसी पर 2020 वाली स्थिति में वापस आने को तैयार हो गया है। रिपोर्ट देखिए। स्वागतम शुभ स्वागतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के ब्रिक्स समिट के लिए इस वक्त कजान में हैं। पीएम मोदी के कजान पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया। इस दौरान एक शानदार तस्वीर देखने को मिली। जब मोदी ब्रिक्स सम्मेलन के लिए रूस पहुंचे तो रूस के लोगों ने हिंदी में कृष्ण भजन गाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान रूसी नागरिक हाथ जोड़े खड़े रहे और इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी भी हाथ जोड़े रहे। रूस के नागरिकों ने उनका हिंदी में अभिवादन किया और भारत माता की जय के नारे भी लगे। पीएम मोदी कल समिट में शामिल होंगे, लेकिन इससे पहले उन्होंने कजान में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। कजान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत खुद राष्ट्रपति पुतिन ने किया। दोनों ही बेहद गर्मजोशी के साथ मिले। पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात में गर्मजोशी का स्तर क्या था, ये बात दुनिया इस वीडियो से समझ सकती है कि जहां राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि हमारे रिश्ते ऐसे हैं कि हमें किसी अनुवादक की जरूरत नहीं है, और राष्ट्रपति पुतिन की बात पर प्रधानमंत्री ठहाका लगाकर हंस पड़े। कुछ ही महीने पहले पीएम मोदी मॉस्को गए थे और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया था, और अब कजान में भी पुतिन और पीएम मोदी की दोस्ती देखने को मिली। पुतिन ने कहा भारत और रूस के संबंध काफी पुराने हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी राष्ट्रपति पुतिन से रूस यूक्रेन युद्ध की बात भी की। पुतिन के सामने दुनिया को रूस यूक्रेन युद्ध पर स्पष्ट संकेत देते हुए कहा कि जंग किसी भी समस्या का हल नहीं है, बातचीत के जरिए ही किसी भी मुद्दे को हल किया जा सकता है। ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी की मुलाकात ईरान के राष्ट्रपति से भी हो सकती है। यानी इस वक्त भारत दुनिया का इकलौता देश है जो दुनिया में युद्ध के बजते नगाड़ों के बीच शांति दूत की भूमिका निभा रहा है, और भारत के उन सभी देशों से अच्छे रिश्ते हैं जो युद्ध के मैदान में जंग लड़ रहे हैं। अटकलें हैं कि पीएम मोदी की ब्रिक्स समिट के इतर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हो सकती है। हालांकि दोनों ही देशों की ओर से ऐसी किसी मुलाकात को लेकर औपचारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन इससे पहले ही एलएसी को लेकर चीन ने यू टर्न लिया है। मोदी से शांतिपूर्ण वातावरण में मिलने के लिए चीन एलएसी पर पीछे हटने के लिए तैयार हो गया है। यानी चीन डेमचौक और डेप्सांग में उन जगहों से पीछे हटना शुरू कर देगा जो भारत चीन के सैन्य संघर्ष का कारण बनी थी। चीन की सेना का पीछे हटना भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से आज से ग्रैब का स्टेज 2 लागू हो गया। ग्रैब 2 आज सुबह 8 बजे से लागू हुआ है। जहां दिल्ली का एक्यूआई लेवल 300 से ऊपर होने पर यह आदेश जारी किया गया। ग्रैब 2 लगने के बाद दिल्ली एनसीआर में डीजल से चलने वाले तमाम जनरेटर पर रोक लगा दी गई है। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने एनसीआर और आसपास के इलाकों में बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए ये आदेश जारी किए हैं। दिल्ली में दम घुट रहा है। सर्दी से पहले प्रदूषण का ब्रेक फेल हो चुका है। राजधानी की हवाएं जहरीली हो चुकी हैं। दिल्ली में रहते हैं तो सावधान हो जाइए। सर्दियां दस्तक देती हैं तो दिल्ली का मौसम बेरहम हो जाता है। जल थल वायु का ऐसा हाल हो जाता है कि नौबत एक एक सांस के संघर्ष तक पहुंच जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दिल्ली का AIQ 350 को पार कर चुका है।
दिल्ली में प्रदूषण का स्तर ऐसा समझ लीजिए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का मीटर कब जवाब दे जाए कहा नहीं जा सकता। क्योंकि हर दिन, हर घंटे, हर साल ये अपने ही बनाए रिकॉर्ड तोड़ देता है। यही वजह है कि सिस्टम को दिल्ली में नए नए प्रयोग करने पड़ रहे हैं। आनंद विहार की तस्वीर बताती है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 377 तक पहुंच चुका है। कुछ ऐसा ही हाल कालिंदी कुंज का भी हो चुका है। अभी दिल्ली का जो AQI का स्तर है वो 300 को पार कर गया है। 300 जब पार करता है तो ग्रैब 2 के नियम जो है वो दिल्ली और पूरे NCR के अंदर जो है वो लागू किए जाते हैं। आप जहां जाएंगे वहां प्रदूषण का जहरीला साम्राज्य पाएंगे। यही वजह है कि प्रदूषण के आगे फेल हो चुके सिस्टम पर बीजेपी तंज कस रही है। आज फिर से एक बार दिल्ली में AQI लगातार जिस प्रकार से नियंत्रण के बाहर जा रहा है, डेंजरस और हैजर्डस लेवल्स पर पहुंच चुका है। सुबह सुबह कुछ इलाकों में तो 400 के पार AQI हो गया था। ग्रैब 2 आज लागू हो चुका है। दिल्ली गैस चेंबर बन चुकी है और दिल्ली को ये जहरीला गैस चेंबर बनाने का पूरा श्रेय आम आदमी पार्टी की 10 साल की सरकार को जाता है। जब जब सांस लेना दूभर होता है तब तब पराली केंद्र में आ जाती है। पंजाब, हरियाणा और यूपी पर सवाल उठते हैं। दिल्ली के अंदर 28 नाले जो गंदे पानी के हैं, आतिशी को क्यों इनके लग रही हैं? वो देखने चाहिए कि वो गंदा पानी यमुना में जा रहा है। उसके लिए इतना पैसा भी दिया है। घर में बैठ करके आरोप लगाना और काम की तरफ ध्यान नहीं देना, वो पैसा भी दिया, उसका ही हिसाब किताब बता दो। कल्पना कीजिए कि आने वाले दिन दिल्ली पर कैसे गुजरने वाले हैं।